Hello guys, good afternoon everyone. A very warm welcome to all of you. तो स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रेडअप प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है नमन जैन और आज इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स। सो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। सो वी हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू बेसिकली बिल्ड अप दिस सीरीज एंड दिस इज मोर लाइक अ आई मीन you can say that we have compiled current affairs of the entire year into just one single thing, right? पूरे साल भर का करंट अफेयर्स जो है यूपीएससी सीएसई की प्रिपरेशन के लिए बस एक जगह कर दिया है, सो दैट दिस बिकम्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। जी, गुड आफ्टरनून गायत्री, गुड आफ्टरनून अनुराधा, गुड आफ्टरनून नंदिनी, हेलो रुद्र, गुड आफ्टरनून शुभश्री, गुड आफ्टरनून। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो द फर्स्ट थिंग, just a bit of introduction. So my name is Naman Jain and I have appeared for UPSC CSE interview back in 2015 and 16, and I am alumni of Hindu College University of Delhi, and I've mentored UPSC aspirants for more than 5 years now, and I majorly deal with economics and current affairs with focus on mains answer writing part. Also, with respect to the exam, there are just 123 days left now. यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स में अगर आप 2021 का प्रीलिम्स दे रहे हैं 27 जून को, तो अब केवल 123 दिन बचे हैं, 123 डेज। और अगर आप बिगनर हैं, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, so less than 500 days left, considering that the exam is going to take place in June 2022. So to aid you in your preparation, Gradeup brings to you Gradeup Super subscription. Gradeup Super subscription, तो इस पर क्या है, आज लास्ट डे है फरवरी मेला का, राइट? सो आप इन ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं एंड यू कैन परचेज सब्सक्रिप्शन एज पर योर नीड। सो इसमें क्या है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 3 मंथ सब्सक्रिप्शन विच कंप्राइजेज ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 एंड ईपीएफओ एग्जाम। सो दोनों एग्जाम के जितने भी कोर्सेज होंगे सब आपको मिल जाएंगे। 6 मंथ का है, राइट? उसमें आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 एंड ईपीएफओ के जितने बैचेस आएंगे, अपकमिंग कोर्सेज आएंगे, यू विल गेट ऑल ऑफ दैट। 9 मंथ वाले में यू विल गेट यूपीएससी प्रीलिम्स आल्सो एंड मेंस 2021 आल्सो, राइट? और 24 मंथ में यू गेट यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस ऑफ 2021 एज वेल एज 2022। सो इनका जो नॉर्मल प्राइसेस है दैट रिमेन्स हाई। फरवरी मेला के अंदर देयर इज अ डिस्काउंट अवेलेबल, सो यू सिंपली हैव टू अप्लाई द कोड FEB50 टू अवेल दीज डिस्काउंटेड प्राइसेस। ठीक है, सो डोंट पे फुल। इन केस यू आर लुकिंग टू परचेज दिस, यू कैन परचेज इट एट अ लेसर कॉस्ट। चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट आर्टिकल फॉर द डे. So the first article comprises of 15th Finance Commission. So 15th Finance Commission has been in news this year again, right? And if you remember, 15th Finance Commission gave its recommendation last year also, right? 2019-20 में भी कुछ recommendations दी थी 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक? केवल 1 साल के लिए, just 1 year. लेकिन इस बार जब recommendation दे रहा है, it is giving recommendation for 2021 to 22 financial year to 2025-26 फाइनेंशियल ईयर। तो 5 ईयर पीरियड के लिए अपने रिकमेंडेशंस दे रहा है, जो कि जनरली फॉर्मेट भी रहता है, राइट? सो इसके जो चेयरमैन थे वो लास्ट ईयर की तरह एनके सिंह ही हैं। सो 15th फाइनेंस कमीशन, इट वाज लेड बाय मिस्टर एनके सिंह, राइट? सो ही हैज सबमिटेड द रिपोर्ट, द रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. So as per the terms of reference of the 15th Finance Commission, it was mandated to basically submit these recommendations before 30th of October 2020. ठीक है, तो उन्होंने अपने रिकमेंडेशन सबमिट कर दिए हैं। अब जैसे ये पार्लियामेंट के सामने टेबल होगा, ये पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा, ठीक है? So last year commission had also submitted its report containing recommendations for the year 2021, which was accepted by Union Government and was tabled in Parliament on 30th of January 2020. लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 1 साल का जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दिया था, उसको पहले प्रेसिडेंट को सबमिट किया, फिर यूनियन गवर्नमेंट ने जो है उसे टेबल किया था पार्लियामेंट में 30th of January को, एंड देन इट वाज मेड पब्लिक, देन द रिपोर्ट वाज मेड पब्लिक. So report will be available. This report again will be available in the public domain once it is tabled in the parliament by the union government, along with the explanatory memorandum, right?
So इसमें major changes तो हम expect नहीं कर रहे. We are not expecting any kind of major changes given by right the 15th Finance Commission earlier also. जो एक साल वाले recommendations है उसमें कुछ major change नहीं देखने को मिलेगा, right? और अगर हम Finance Commission की अपने आप में बात करें, if I talk about Finance Commission in itself, तो Finance Commission जो है वो basically एक फलक्रम की तरह से, right? It is imagined more like a anvil, right? So it plays a very crucial role, a balancing act almost between the two set of governments that we have, right? एक तरफ हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी तरफ हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट, राइट? और दोनों के बीच में फलक्रम का रोल कौन निभाता है? वो निभाता है फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन. So what kind of body is finance commission? किस तरह की बॉडी है? It is a constitutional body. It is a constitutional body formulated under Article 280 of the Constitution. Article 280 of the Constitution. Right? And what is the job of Finance Commission? किसका काम क्या है Finance Commission का? What is the job of Finance Commission? The job of Finance Commission is to go for division of revenue, divide revenue between center and state. Between center and state. So ये एक तरह से balancing act है ये, right? And again is a very important part of fiscal federalism. Very important part of fiscal federalism. Now, one thing that I would like to remind you is that Planning Commission has actually been disbanded, right? So हमारे पास जो पहले institution था planning के लिए Planning Commission वो खत्म हो चुका है system, right? Which has now been replaced by Niti Aayog. And the major difference between Planning Commission and Niti Aayog is that Niti Aayog does not have any kind of financial powers, right? So with Planning Commission gone, the distinction between planned expenditure and non-planned expenditure gone, right? The final role of balancing the finances, right, or distributing the finances lies entirely now on Finance Commission. तो यही एक institution है जो basically fiscal federalism को hold कर रहा है, ठीक है? समझ आ रही है बात? पहले प्लानिंग कमीशन था, इट वाज टेकिंग केयर ऑफ द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, राइट? फाइनेंस कमीशन वाज टेकिंग केयर ऑफ नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. डिस्टिंक्शन भी खत्म हो गया है, राइट? ये तो रंगराजन कमेटी सेटअप करके चली गई थी. रंगराजन कमेटी ने रेकमेंड कर दिया था, राइट, दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो यूज ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर डिस्टिंक्शन. और जब प्लान खत्म हुए 2012-2017 में 12th 5-year प्लान ओवर हुआ, तो उसके बाद से प्लान्ड और नॉन प्लान्ड का डिस्टिंक्शन भी खत्म हो चुका है फाइनेंसेस में से, राइट? तो इसका मतलब पूरी जिम्मेदारी किस पर आ गई है? The entire responsibility now falls back on the shoulders of Finance Commission to hold the principles of fiscal federalism. ठीक है? और इसलिए ये important है body. So the Finance Commission is a constitutionally mandated body under Article 280 of the Constitution, right? And is basically at the center of fiscal federalism. So it has been set up under Article 280 of the Constitution with the core responsibility to evaluate the state of finances of Union and the state governments, thereby recommend the sharing of taxes, revenues कह दो आप, between them and lay down the principles determining the distribution of these taxes among the states. हाँ जी, सौरभ पूछ रहे सर 5-year plans क्यों लॉन्च नहीं किए जाते? क्योंकि बेटा जो इंस्टीट्यूशन था जो 5-year plan बनाता था वही खत्म कर दिया गया है. तो प्लानिंग की जो अप्रोच थी, जो प्रोसेस थी, वो बदल दी है हमने, राइट? सो 5-year plans की जगह अब आपको नजर आते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग, राइट, जो कि आपको नीति आयोग के अंदर दिखता है. दैट नीति आयोग विल नाउ फॉर्मुलेट 3 kinds of plans ना, 15-year, 7-year and 3-year policy documents. उनको हम प्लान भी नहीं कह रहे हैं, इट इज कॉल्ड मोर ओवर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स नाउ, ठीक है? Now regarding 15th Finance Commission, the 15th Finance Commission was constituted way back in 27th of November 2017 against the backdrop of abolition of Planning Commission and introduction of GST, which has fundamentally redefined the fiscal federal relations between center and the state, right? And the chairman of 15th Finance Commission is Mr. N.K. Singh. Go-to man है government के, right?
So 15th Finance Commission was required to submit basically two set of reports. जैसा कि मैंने बताया आपको, एक पहली रिपोर्ट आई थी केवल एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, which was financial year of 2020 and 21. ठीक, अब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ओवर हो जाएगा, तो 21 से लेके 26 तक 21 से लेके 26 तक उसके लिए दूसरी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, राइट. So the financial report with recommendations for 2021 to 26 period was to be submitted by October 30, 2020. तो न्यूज़ क्यों है ये, हेडलाइन क्यों आई है ये न्यूज़पेपर में, क्यों फीचर कर रही है? बिकॉज यही जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं यही सबमिट की गई है, रिकमेंडेशन सबमिट की गई है फाइनेंस कमीशन के द्वारा प्रेसिडेंट को. ठीक है, तो रिकमेंडेशंस जो पिछली वाली थी, राइट, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, उसमें हमें क्या देखने को मिला, राइट. Now I am basically comparing this with the 14th Finance Commission recommendation. जो 14वां फाइनेंस कमीशन आया था, 14th फाइनेंस कमीशन, उसके recommendations और 15th के बीच में क्या differences नजर आ रहे हैं मुझे, राइट. So 14th फाइनेंस कमीशन के recommendations में devolution जो किया गया था वो था 42% का, 42% devolution to the states, devolution to the states. जबकि 15th फाइनेंस कमीशन ने आके ये 42 के नंबर को 41% कर दिया. So ये additional funds, 1% additional funds कहाँ जाएंगे? These 1% additional funds will go into J&K and Ladakh, which are the recently formed union territories. जो दो नई union territories बनी है हमारे पास, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर की, इनके पास ये additional funds जाएंगे, right? क्योंकि इनको ज़रूरत है इस समय. So moreover देखें तो it is almost the same as compared to 14th Finance Commission only, right? So the share of states in the center's taxes is recommended to be decreased from 42 to 41% for 2020-21, and the 1% decrease was to provide for the newly formed union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh from the resources of central government. क्राइटेरिया का रखा था सर, क्राइटेरिया का रखा था, राइट, क्योंकि फाइनेंस कमीशन का काम केवल डिवोल्यूशन करना ही नहीं है, राइट, कितना परसेंटेज इसको मिलेगा यही करना नहीं है. उसका फंडा ये भी है कि वो क्राइटेरिया बताए कि किसके आधार पे उसने ये नंबर डिसाइड किया है, राइट. सो क्राइटेरिया फॉर डेवोल्यूशन दिस टाइम एक्चुअली हैज विटनेस्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स. इसमें जो है हमें पहली बार डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जैसा पैरामीटर देखने को मिला है, जो कि 14th फाइनेंस कमीशन या उससे पहले फाइनेंस कमीशन में देखने को नहीं मिलता. ठीक है, साथ साथ टैक्स एफर्ट जैसा पैरामीटर देखने को मिला, जो कि अभी तक नहीं देखा था, राइट. जनरली आप 14th फाइनेंस कमीशन या उससे पहले के रिकमेंडेशंस देखेंगे और उनके लिए क्राइटेरिया अगर देखने जाएंगे, आपको मिलेगा कि जनरली ये इनकम, डिस्टेंस, पॉपुलेशन, एरिया, इनके आधार पे डेवोल्यूशन कर देता था, राइट. लेकिन पहली बार नए पैरामीटर्स को जोड़ के, राइट, थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर्स लेके कवरेज करने की कोशिश की गई है, ताकि स्टेट्स जो बेसिकली फॉरेस्ट और इकोलॉजी के टर्म्स में अच्छे हैं, हिमालयन स्टेट्स हो गए जैसे हमारे पास, उन्हें भी ज़्यादा शेयर मिल सके रिसोर्सेज का, राइट. एक तरह से कह सकते हैं कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली अप्रोच है. तो ये मेरे सामने जो है, आई हैव ब्रॉट इन अ स्नैपशॉट फॉर यू. एक स्नैपशॉट के जरिए जरा देख के समझने की कोशिश करना, राइट. तो जैसा मैं बता रहा था आपको कि 14th फाइनेंस कमीशन में आपको नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम नजर आएंगे, राइट. जैसे अगर देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे कि इनकम डिस्टेंस को 50% कवरेज दे रखा था, 50% इसने वेटेज दे रखा था, जबकि 15th फाइनेंस कमीशन इनकम डिस्टेंस को 45% का वेटेज देता है. ठीक, पहले पॉपुलेशन को 27.5% का वेटेज दे रहे थे, यहाँ पर 15% का वेटेज दे रहा है, राइट. लेकिन साथ साथ कॉम्पनसेट करने के लिए क्या ऐड कर दे रहा है, ये 12.5% का ऐड कर दे रहा है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, कि स्टेट्स किस प्रकार से डेमोग्राफी में चेंजेस कर रही है, मतलब कितना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल है. ठीक, तो कॉम्पनसेट कर दिया, बराबर ही हो गया ऑलमोस्ट, राइट. पॉपुलेशन के अंदर से दो हिस्से निकाल दिए ना, पॉपुलेशन निकाल दिया और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस निकाल दिया 15th फाइनेंस कमीशन ने. एक नई चीज जो ऐड करी है वो है टैक्स एफर्ट. टैक्स एफर्ट देखो, पहले के में है ही नहीं, ये पिंक मिसिंग है बिल्कुल, राइट. तो ये टैक्स एफर्ट 2.5% का इसको जो वेटेज दिया है, ये बिल्कुल नया चीज है, राइट. इससे क्या होगा, जो स्टेट्स टैक्स अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट देके, राइट, टैक्स कलेक्शन हायर हो रहा है, तो इनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा स्टेट्स को. ठीक, फॉरेस्ट को पहले केवल 7.5% जो है वेटेज दे रहे थे, 7.5, यहाँ वेटेज बढ़ा के 10 कर दिया गया है,
वेटेज बढ़ा के 10 कर दिया गया है, जबकि एरिया को सेम दिया है वेटेज. एरिया is being given the same weightage which is 15%. जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता भी है प्रीलिम्स में, राइट, कि कौन से नए पैरामीटर्स जोड़े गए, किसको कितना वेटेज दिया गया, राइट, यही स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट कर देगा आपको. सो स्टेट्स शेयर इन द डिविजिबल पूल परसेंटेज, इफ आई कंपेयर इट, राइट, over different finance commissions, I find there is a gradual increase. So 11th finance commission recommend करके गया था 29.5% devolution. 12th finance commission increased it to 30.5. 13th finance commission recommended it to 32%, right? 32% कर दिया था. और 14th finance commission which was headed by Mr. Y.V. Reddy, ये थे इसके chairman, right? So he recommended devolution to the states to 42%. 42% devolution जो है इन्होंने suggest किया था, right? जबकि एनके सिंह कमेटी 41% कर रही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है. सिंपली हो क्या रहा है कि स्टेट दो पार्ट्स में डिवाइड हुई यूनियन टेरिटरीज में, उन्हीं के पास वो 1% एक्स्ट्रा जा रहा है. सो आई कैन से इट इज ऑलमोस्ट द सेम. I can say it is still almost the same. Do you agree with me on this or not? ठीक है जी. So effective share, देखिए उसने स्टार लगा के भी नीचे लिखा है कि effective share does not change due to the change in status of Jammu and Kashmir state to union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir. Clear to everyone? आर्टिकल समझ में आया? इसमें अभी हमें क्या करना रह गया है, राइट? इसमें अभी क्या फॉलो अप करना पड़ेगा इस आर्टिकल में, राइट? इस आर्टिकल में अगर कुछ चेंजेस हैं, इफ देयर आर सर्टेन चेंजेस इन रिकमेंडेशंस, राइट, फ्रॉम 2020-21 टू 2021-26 में, यहाँ पर भी चेयरमैन एनके सिंह ही थे, यहाँ पर भी चेयरमैन एनके सिंह ही हैं, राइट? सो इफ देयर आर एनी चेंजेस दे नीड टू बी लुक्ड अप फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? यहाँ के हमें पता है रिकमेंडेशंस, आई ऑलरेडी नो द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस. तो यहाँ पर जैसे ये पब्लिक होगा, as soon as it is made public, it is in public domain, you just need to evaluate if there are any changes in recommendations, you just need to take a look at these changes. बस यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम. सिंपल. ठीक है, चले आगे. शैल आई मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट आर्टिकल पे चले. सेकंड आर्टिकल. Also guys watching on YouTube, please do give a thumbs up. I can see 9 people watching and just 2 likes. आर्टिकल समझ में आया? You understood the article? ठीक, great. चलो सेकेंड आर्टिकल पे आते हैं हम अपना. सेकेंड आर्टिकल डील करता है हमारा आत्मनिर्भर भारत 3.0 से. तो हमें पता है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज गवर्नमेंट ने रिलीज किया है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, एंड दीज आर ऑलमोस्ट लाइक मिनी बजट्स एज हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर आल्सो, राइट? तो इसमें क्या है, फिस्कल स्टिमुलस की बात हो रही है, राइट? टाइम एंड अगेन वी हैव बीन टॉकिंग रिगार्डिंग फिस्कल स्टिमुलस कि गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर्स में मनी पंप किया है, राइट? फिस्कल स्टिमुलस. सो उसी कैटेगरी में वी ऑल्सो हैव आत्मनिर्भर भारत 3.0. अब मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, राइट? व्हाट यू कैन डू इज you can basically collect the points of Atmanirbhar Bharat 1.0, 2.0 and 3.0 sector wise, right? That is going to be a much better approach. आत्मनिर्भर भारत के लिए आप एक सिंपल सा अप्रोच फॉलो करिए. आप सेक्टर बाय सेक्टर कलेक्ट करिए पॉइंट्स इसके, राइट? इससे फर्क नहीं पड़ता कि 1.0 में डिक्लेयर किया या 2.0 में या 3.0 में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल ईयर तो वही है, राइट? फाइनेंशियल ईयर हैज रिमेन्ड द सेम, राइट? तो अगर मैं सेक्टर बाय सेक्टर कलेक्ट कर लूँ कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या पैकेज डिक्लेयर किया, एग्रीकल्चर के लिए क्या डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए क्या किया, ऑटोमोबाइल के लिए अगर कुछ किया है, राइट, कुछ एक्स्ट्रा पंप इन किया है वहाँ पे, कुछ रिफॉर्म किया है, तो वो बता दे बस, राइट? एंड इन जस्ट वन लाइन यू कैन कलेक्ट द फाइनल पॉइंट्स. एक लाइन में बस फाइनल पॉइंट्स कलेक्ट कर लीजिए सेक्टर बाय सेक्टर, उससे आपका काम हो जाएगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस. सो फाइनेंस मिनिस्टर शी अनाउंस्ड अ फ्रेश set of relief and stimulus measures for the economy worth 1.19 lakh crore, including a scheme to boost re-employment chances of formal sector employees.
प्लीज पे अटेंशन हियर, ये माइग्रेंट लेबर की बात नहीं हो रही, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉइज की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉइज की, मतलब जो लोग पहले से फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, फैक्ट्रियां बंद होने के कारण नौकरियां गई, उनकी बात हो रही है, राइट। सो उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए बेसिकली क्या किया जाएगा? प्रोविडेंट फंड से जुड़े हुए कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, राइट। मैं देख के समझ सकता हूँ कि फॉर्मल है तो ऑटोमेटिकली प्रोविडेंट फंड रिलेटेड कुछ बेनिफिट सरकार डिक्लेयर कर रही होगी यहाँ पे, राइट। सो आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट में भी यही कहा है, द मेजर्स अनाउंस्ड अ डे आफ्टर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड दैट द कंट्री हैड एंटर्ड अ टेक्निकल रिसेशन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020-21, including a 65,000 crore additional outlay for providing fertilizer subsidies to the farmers, right? तो बूस्टर डोज क्या है? बूस्टर डोज जैसे मैंने कहा आपको, सेक्टर बाय सेक्टर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जॉब्स के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, राइट? फार्मर्स के लिए क्या मेजर्स दिए हैं? ये दो हैं रिलीफ पैकेजेस, राइट? सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए, सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए घर खरीदना आसान हो जाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर उनके लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कुछ बूस्ट दिया है। देन गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स स्ट्रेस्ड सेक्टर्स, राइट? इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि हमने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर अगर आप टोटल अगर देखें तो ऑलमोस्ट 15% ऑफ जीडीपी हैज बीन गिवन एज अ फिस्कल स्टिमुलस टू द इकोनॉमी, 15% ऑफ जीडीपी। और इसीलिए हमने देखा कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत हाई था, राइट? सो इन आरबीआई's latest monthly report predicts a very strong return to proper growth for the economy, and there could be stronger growth in the third quarter itself, which could bring us to positive terrain. ये हमने देखा ही है, थर्ड क्वार्टर में इकोनॉमी हैज रिकवर्ड एक्चुअली, राइट? जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर था उसमें इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म किया है, सो वी शेप्ड रिकवरी कर्व मिल रहा है। सो एक्सपेक्टेशन अर्लियर वाज दैट ग्रोथ कुड बी सीन इन द फोर्थ क्वार्टर, बट आरबीआई फील्स पॉजिटिव दैट दिस विल हैपन इन क्वार्टर 3 इटसेल्फ। सो यहाँ पर क्या है, अब एफर्ट्स की बात करते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट डन एक्चुअली? सो गवर्नमेंट हैज गॉन टू गिव एमजी नरेगा बूस्ट. So to spur rural employment, an additional 10,000 crore has been provided for spending through MG NREGS and Pradhan Mantri Rural Road Scheme. So effectively, this takes the total allocation for MG Narega in the year close to 1.1 lakh crore. The total MG Narega में allocation हो गया, that becomes to close to 1.1 lakh crore now. Right? So MG Narega को boost दिया है government ने. Then to boost formal sector employment, a new Atmanirbhar Rozgar Yojana will also be launched, under which government will bear entire employee provident fund contribution for 2 years of all the new employees which are hired between October 1st, 2020 to June 30, 2021 in firms which have employees less than 1,000. तो 1,000 से कम जिन फर्म्स में एम्प्लॉइज हैं और इनमें जो नई भर्ती की जा रही है, नए जो रिक्रूट्स लिए जा रहे हैं, राइट? रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगा इसमें अक्टूबर 1, 2020 से लेकर जून 30, 2021 के बीच में, इन एम्प्लॉइज के लिए गवर्नमेंट इज गोइंग टू बेयर द एंटायर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी? सो डेफिनेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज हैज आल्सो बीन केप्ट फ्लेक्सिबल, कि भाई न्यू एम्प्लॉय किसको कंसिडर किया जाए? जो बेसिकली कॉलेज से निकल के आ रहा है, राइट? जो अभी बिल्कुल एजुकेशन लेके बिल्कुल अभी आ रहा है, क्या उसको ही कंसिडर करेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा नॉट एग्जैक्टली. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल दे हैड लॉस्ट देयर जॉब बिटवीन March 1 and September 30, 2020, राइट? So if anyone has lost their job between March 1 and September 30, 2020 and is again getting employed, that will also come under the definition of new employee, ठीक है? तो इससे क्या है, री-एम्प्लॉयमेंट बिकम्स इजी. री-एम्प्लॉयमेंट बिकम्स इजी. अगर ये नहीं करती ना, ये डेफिनेशन में अगर चेंज ना करती गवर्नमेंट, तो क्या होता? जो फर्म्स हैं, राइट, जो कंपनीज हैं, वो कभी भी इन लोगों को दोबारा हायर नहीं करती, नए एम्प्लॉइज को हायर कर लेती. ये सुनो, ठीक है? सो आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट देने के लिए भी काम चल रहा है, राइट? वेयर गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ईपीएफ ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन. जो एम्प्लॉयर पे करता है वो हम कंट्रीब्यूट कर देंगे, राइट, फॉर द स्मॉलर फर्म्स. और बड़े फर्म्स के लिए, बिगर फर्म्स के लिए उसमें गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसमें कुछ बेयर कर लेंगे, राइट?
So for firms with more than 1,000 employees, center will bear half the EPF contribution, which is 24% of wages. Whereas for the smaller firms, government is saying that it will bear entire EPF contribution itself. पूरा का पूरा EPF का contribution government ही bear कर लेगी. So to be eligible for the scheme, firms registered with EPFO having more than 50 employees, they must hire at least 5 new workers. तो कंपनीज के लिए भी ये कर दिया है कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपको बेनिफिट्स मिल पाए, राइट, आप एलिजिबल हो पाओ स्कीम के अंडर, तो आपको 5 नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, राइट. While those with less than 50 employees, they must hire a minimum of 2 workers. So firms which have less than 50 employees, they must hire a minimum of 2 workers, whereas firms which have more than 50 employees, they must hire at least 5 new workers. So this benefit will be credited upfront in Aadhaar seeded EPF accounts of eligible new employees. ठीक है जी. So this will cover 99.1% of all the establishments. जितने भी labor laws के अंदर हमारे पास आते हैं establishments, formal establishments, 99% इनको cover कर लेगा ये, ठीक है. And estimated 65% of all those employed under the formal sector will also be covered by this benefit. So to boost urban housing and create jobs, additional allocation of 18,000 crore has also been made under Pradhan Mantri Awas Yojana over and above 8,000 crore which was allocated in the budget. तो बजट में जो 8,000 करोड़ allocate किया था उसके अलावा 18,000 करोड़ और allocate किया है. इससे क्या होगा, अर्बन हाउसिंग को बूस्ट मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में. तो ये तो सप्लाई साइड से रिफॉर्म हो गए हाउसिंग के लिए. फिर डिमांड साइड से भी रिफॉर्म्स कर रही है गवर्नमेंट, डिमांड के एंड से भी रिफॉर्म्स कर रही है. सो डिमांड एंड से यू विल फाइंड गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इनकम टैक्स रिलीफ फॉर developers and home buyers as there is quite a lot of inventory in the real estate sector. तो रियल एस्टेट सेक्टर में जो इन्वेंट्री बहुत हाई हो गई है, बहुत हाई नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्लैट्स हैं, इनको बेचने के लिए इनको जल्दी से जल्दी बायर्स आके ले लें, इसके लिए इनकम टैक्स रिलीफ की बात हो रही है, राइट. सो एट द मोमेंट ऑन द डिफरेंशियल वैल्यू बिटवीन सर्कल रेट एंड अग्रीमेंट वैल्यू यू गेट 10% रिलीफ. 10% की रिलीफ मिलेगी इस पर, ठीक है. So government is also decided to increase differential from 10% to 20% till June 30, 2021 for only primary sale of residential units of value up to rupees 2 crore. 2 करोड़ तक के घरों के लिए भी जो डिफरेंशियल है वो बढ़ा दिया है, 10% से 20% कर दिया है. मतलब जो यहाँ पर हमें 10% की रिलीफ मिल पा रही थी, वहाँ पे वो 20% की रिलीफ होगी. So ऑटोमेटिकली जो बिगर यूनिट्स हैं वो भी सेल ऑफ हो पाएंगे, राइट. So this can basically result into clearance of a lot of inventory in the real estate market, real estate sector, right. और इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट is basically thinking about making amendments into the section 43 CA of Income Tax Act. ठीक. अब स्ट्रेस्ड सेक्टर्स के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है. सो स्ट्रेस्ड सेक्टर्स जो है हमारे पास, राइट, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, राइट, इनके लिए एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम अनाउंस करी है, राइट, ऑफ 3 लाख करोड़. सो which was announced earlier for micro, small and medium enterprises till March 30, 2021. This has been extended to all the stressed sectors. जरूरी नहीं है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हो, अगर इसके बियॉन्ड भी जाके है और स्ट्रेस्ड सेक्टर में है वो, राइट. स्ट्रेस्ड सेक्टर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि बहुत ज्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्री हो, राइट, बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन जो है डिक्लाइन हो रहा हो, तो ऐसे सेक्टर्स में भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन अवेलेबल है. और क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम सिंपल होता है, दैट यू कैन सिंपली टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक विल नॉट रिफ्यूज यू बिकॉज बैंक गेट्स assurance from a government entity that in case you fail back to pay on the loan will be repaid by the entity itself. ठीक है. तो इसके केस में जो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस थी, इसके केस में सिडबी को बेसिकली रिस्पॉन्सिबल बनाया था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वो दे देगा, है ना, गारंटी. तो गवर्नमेंट क्या है, स्ट्रेस्ड सेक्टर्स के लिए भी ऐसे एफर्ट्स कर रही है. सो एंटिटीज इन 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय केवी कामत कमिटी plus the healthcare sector will get
credit outstanding of above 50 crore and up to 500 crore as on February 29, 2020 would now be available to avail 20% additional credit for a period of 5 years with a moratorium of 1 year on principal repayment. तो delayed repayment भी हो सकता है सर प्रिंसिपल का, राइट? 1 साल का रिलीफ भी दे रही है, मॉरेटोरियम मिल रहा है कि अगर आप प्रिंसिपल नहीं दे पा रहे हैं तो आप बस इंटरेस्ट पे कर दीजिए, 1 साल बाद आप अपना प्रिंसिपल रीपेमेंट शुरू कर सकते हैं लोन का। और ये स्ट्रेस्ड सेक्टर्स आइडेंटिफाई करे हैं केवी कामत कमेटी ने, तो प्लीज इसका नाम याद रखिएगा, केवी कामत कमेटी। 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए इन्होंने। So as per Kamath committee, the stressed sectors include auto components, construction sector, gems and jewelry sector, hotels and restaurants, iron and steel, real estate and textile sector. So ये है कुछ हमारे पास stressed sector जो कि कामत कमेटी ने basically outline करे हैं as stressed sectors in the economy. So to help 40,000 firms, the scheme will basically provide credit guarantee of 3 lakh crores. Right? But ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा that this can be a limiting or a constraining factor itself, कि ये नंबर जो है ना ये 40,000 फर्म्स को शायद ना हेल्प कर पाए, राइट? या उससे कम हेल्प कर पाए. So degree of benefit and the number of firms, this could be low due to the constraint of just 3 lakh crore of availability. So the earnest money deposit requirement to bid for tenders is also being replaced by bid security declaration for a period of 1 year, with minister expressing home that this will give them more room to bid for building infrastructure projects also. ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो चाइना ने पहली बार, राइट, ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम जो है यूरोपियन और यूएस देशों के मुकाबले जो है पहली बार फर्स्ट टाइम नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स निकाले. नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स, और ये बॉन्ड्स क्या दे रहे हैं? ये नेगेटिव 0.15% का यील्ड दे रहे हैं, -0.15. मतलब कि अगर आप इसमें अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो रिटर्न के बाद मिलेगा, मतलब मैच्योरिटी पीरियड के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ बिट लेस. क्यों? क्योंकि बॉन्ड में जो रिटर्न है वो नेगेटिव है. और फिर भी जो इन्वेस्टर्स है यूरोप के, दे वर क्वाइट ईगर टू परचेज दिस. दे शोड हेवी इंटरेस्ट इन चाइनाज नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स. मतलब ये पहली बार हो रहा है ना, पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, ऐसे देखने को मिल रहा होगा कि सर पैसा लगाया, कल को जब ये मैच्योर होगा तो पैसा कम मिलेगा, जबकि ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है. दिस इज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट. सो ये आपको सरप्राइजिंग इसलिए लग रहा है बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री which has high developmental aspect and thereby interest in our country has always remained higher only. हमने हमेशा इसको पॉजिटिव में ही देखा है, राइट? लेकिन जिन कंट्रीज में सैचुरेशन आता है इकोनॉमी में, वहां पर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो अपने आप नेगेटिव में चले जाते हैं. कह सकते हैं बॉन्ड के ऊपर जो यील्ड्स होती हैं वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं. ठीक, तो यूरोप जैसे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में, यू विल फाइंड that yields on bond can be -0.5% or -0.75% also. ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं चाइनीज बॉन्ड्स में? इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं चाइनीज बॉन्ड्स में बिकॉज दे फियर दैट इफ दे कीप देयर कैपिटल इन्वेस्टेड इन यूरोपियन मार्केट्स, द प्रॉफिट्स आर बेसिकली गोइंग टू वेपराइज ड्यू टू हायर नेगेटिव यील्ड्स. तो चाइना में रखना बेटर होगा क्योंकि वहां का नेगेटिव यील्ड फिर भी रिलेटिवली कम है. देखो आप 0.5, इट इज स्टिल लेसर एज कंपेयर टू 0.15%. ठीक है जी, समझ में आई इतनी बात? तो जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है बहुत ज्यादा, व्हेन देयर इज टू मच वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, तो ऐसे में बॉन्ड पर जो यील्ड होती है वो नेगेटिव में चली जाती है, क्योंकि हर कोई बॉन्ड परचेज करने की तरफ भागेगा, इक्विटी से पैसा निकाल लेगा. अभी क्या हो रहा है? अभी उल्टा हो रहा है, राइट? सो इफ यू लुक एट यूएस सिक्योरिटीज, अगर आप यूएस के बॉन्ड्स देखें अभी इस समय, तो वहां पर रेट ऑफ रिटर्न, वो जो यील्ड्स हैं वो पॉजिटिव में 2 के बियॉन्ड जा चुकी है, 2.05 अप्रोक्सीमेटली, जिसके कारण अभी मार्केट्स, डेवलपिंग मार्केट्स जो है, डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स क्रैश कर रहे हैं, राइट? गोल्ड के प्राइसेस कम हो रहे हैं. व्हाई? बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स आर पुलिंग आउट देयर फंड्स एंड दे आर गोइंग बैक टू
invest into US securities. So China basically sold negative yield debt for the first time, and this saw huge demand from investors across the Europe. So these are negative yield bonds, and these are debt instruments that offer to pay an investor a maturity amount which is much lower as compared to the purchase price of the bond itself. मतलब ऐसा हो सकता है that you may purchase it for ₹100 and it may give you back ₹98 after maturity. तो यहाँ पे idea is, the funda is to basically conserve capital. ठीक है, इसमें पैसा क्यों लगाया जाता है? ताकि capital conserved रहे, to conserve capital. और ये सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, तो सॉवरेन तो डिफॉल्ट करेगा नहीं, राइट? So these are generally issued by central banks or the governments, and investors pay interest to the borrower to keep their money with them. So why do investors buy them? Negative yield bonds, they attract investments during times of stress and uncertainty, as investors look to protect their capital from significant erosion. ठीक है भाई, अगर मैंने मार्केट में लगाया तो हो सकता है कि 100 में टर्न इनटू ₹10 टुमारो, 100 का 10 बन जाए सर, कंपनी फेल आउट हो गई। तो इक्विटी में तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, तो बेटर क्या रहता है? नॉट टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी, रादर टू गो इनटू बॉन्ड्स। ठीक है, so at a time when the world is battling COVID-19 pandemic and interest rates in developed markets across Europe are much lower, investors are looking for relatively better yielding debt instruments to safeguard their interests. So why is there a huge demand? Because if you look at the 10-year and 15-year bonds, they are offering positive returns. They are offering positive returns in Europe, right? But nobody wants to keep their capital for 10 years and 15 years. Investor क्यों एक जगह रखना चाहेगा, right? क्योंकि उसको भी पता है कि over the period of time the markets will recover. So current scenario में 5-year bonds offer a much better you can say quid pro quo, right? यहाँ पर क्या है, 5 साल के लिए रखा कैपिटल, 5 साल में इकोनॉमी रिकवर करी जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी, राइट? तो 5 साल के लिए बस कैपिटल को कंजर्व करना है, सेफ रखना है, राइट? सो बेस्ट इंटरेस्ट रेट कहाँ मिल रहा है? हर जगह ही नेगेटिव है, जहाँ पॉजिटिव में है वहां पर रिस्क फैक्टर ज्यादा है, राइट? तो चाइना की इकोनॉमी साइज को कंसिडर करते हुए, उसके रिकवरी पाथ को कंसिडर करते हुए, राइट, इवन इफ इट इज गिविंग इन माइनस, इवन इफ द यील्ड इज नेगेटिव, स्टिल इन्वेस्टर्स फ्रॉम यूरोप दे आर प्रेफरिंग Chinese securities here. So as against minus 0.15 yield on the 5-year bond issued by China, the yields offered in safe European bonds, they are much lower, close to minus 0.5 and minus 0.75, and thereby investors are moving towards these kind of securities. So it is important to note that while the majority of the large economies, they are facing a contraction in GDP for 2020-21, China is basically one of those countries which has recovered faster than everyone else. China ने बाकी सब countries से तेजी से recover किया है, right? So it is set to witness positive growth in these challenging times, and its GDP has expanded by 4.9% in the third quarter of 2020, right? ठीक है कि नहीं? चलिए, सो नेक्स्ट आते हैं हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। अच्छा, मेरे पास डाउट है, प्रथम सिंह कह रहे हैं, सर इफ आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स फ्रॉम ग्रेडअप सुपर देन द सिलेबस ऑफ यूपी पीसीएस विल बी कवर्ड फ्रॉम दैट। नहीं, यूपी पीसीएस का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, राइट? द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो इन यूपी पीसीएस आर अ बिट डिफरेंट। इनफैक्ट स्टेट पीसीएस का लेवल और यूपीएससी का लेवल थोड़ा डिफरेंट रहता है, राइट? यूपी पीसीएस के लिए डेडिकेटेड बैचेस हैं हमारे यहाँ, राइट? तो आपको पीसीएस के चैनल पे मिल जाएंगे, ग्रेडअप पीसीएस वाले चैनल पे, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए 9650052904, दे विल गाइड यू, देयर इज अ डेडिकेटेड कोर्स फॉर इट। ठीक है, सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है। सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड डेब्ट प्लेटफॉर्म। So why is this in news? Union Cabinet has recently approved infusion of 6,000 crore equity in National Infrastructure Investment Fund debt platform in the next 2 years. केंद्र ने, यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है इन्फ्यूजन ऑफ 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ इन्फ्यूज करने का इक्विटी टर्म्स में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में, राइट?
in the next 2 years. So this move will help the entity raise 1.10 lakh crore by 2025 for financing infrastructure projects, and the proposal to invest 6,000 crore as equity into NIIF is basically a part of Atmanirbhar 3.0 package only. इससे क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, इसको बेसिकली फंड्स मिल पाएंगे जिससे कि ये आगे प्रोजेक्ट्स को फंड कर पाएगा, राइट. So this is again a part of helping the economy to recover faster. Now regarding National Infrastructure Investment Fund, this basically comprises of two sets of funds in itself, right? So इसमें क्या है कि आपके पास NBFC Infra Debt Fund है और एक NBFC Infra Finance Company है, ठीक है. So NIIF Strategic Opportunities Fund has set up a debt platform which is comprising of NBFC Infra Debt Fund and NBFC Infra Finance Company. ठीक. तो ये डेप्ट फंड जो है ये फाइनेंसेस रेज करता रहेगा और फाइनेंस कंपनी बेसिकली इसको डायरेक्ट करती रहेगी फंड्स को प्रोजेक्ट्स की तरफ. So NIIF through its Strategic Opportunities Fund owns a majority position in both the companies and has already invested rupees 1899 crores across the platform. So Strategic Opportunities Fund through which NIIF investment has been made will continue to support the two companies apart from investing in other suitable investment opportunities also. Benefits क्या होंगे सर? ऑटोमेटिकली एक जब एंटिटी बन गई है जो अपने आप में चैनलाइज कर रही है फंड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तरफ, तो ये एंटिटी अपने आप में फंड्स भी रेज कर पाएगी फ्रॉम सॉवरेन वेल्थ फंड्स, ग्लोबल पेंशन फंड्स. So NIIF will basically take steps to use equity investments from domestic and global pension funds and also sovereign wealth funds that are available globally, right? So इससे investments को channelize करना easy हो जाएगा. So this will attract a lot of sovereign fund for investment in infrastructure related activities, and through the debt platform it also raises a lot of money, and by 2025 it must provide an infra funding to the extent of rupees 1.1 lakh crore नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. तो जब NIP आया था तब हमने यही क्वेश्चन रेज किया था कि इसकी फंडिंग आएगी कहाँ से, राइट. तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि इसकी फंडिंग मेजरली रेज की जाएगी NIIF के द्वारा और वही NIP के प्रोजेक्ट्स में पैसा चैनलाइज भी करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है जी, चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है, राइट. आई विल स्टॉप हियर टुडे. So in case you feel any difficulty in accessing my classes, you can follow my mentor profile, right? इस पर अगर आप scroll करेंगे, if you go downwards, you will be able to access all the free classes. So the daily free classes that come on Gradeup are on the following timings: 8:30, 9, 10, 11, 12, right? Where we have daily editorial analysis, then 1000 important question series for 2021. 2 बजे State of International Affairs. The multiple n number of classes, you can basically utilize them to your advantage. अपनी एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. आपको सिंपली करना क्या है, जो आपका शेड्यूल है उसमें आप प्लान कर लीजिए, राइट. सो wherever you are taking breaks, you can basically watch these classes of 30-45 minutes and you can boost up. Also, there are benefits of subscribing to Gradeup Super. So in case you want to prepare with us, you can basically subscribe to Gradeup Super, where we have dedicated courses and batches, right? Where experienced faculty basically teaches you. And when you subscribe to Gradeup Super, there is no need to basically run after the courses. Why? Because you get access to all the running and upcoming courses. तो कोई अलग से सेपरेट कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंट एग्जाम की. आपको इसी के अंदर यूपीएससी के कैटेगरी में जितने भी CSE और EPFO के जितने भी हमारे पास कोर्सेज आएंगे वो सारे मिल जाएंगे, राइट. प्लस एवरी कोर्स विल आल्सो हैव मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट्स अवेलेबल फॉर रिवीजन पर्पसेस. So with this, thank you very much guys watching on YouTube. Please don't forget to give a thumbs up in case you like it. Also don't forget to comment, share, like. आप सेशन जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ in case you feel it can be helpful for others. So I'll see you guys again. Take care. Have a great day. Bye bye.